respected schools as per the guidelines of Central Board of Secondary Education. And today, 1 hour session will be entertained by our master trainer, Mr. S. K. Mandal sir, PGT Biology. Our all teachers have already taken their places, and meanwhile, we will go through this training program, the capacity training program, as per the guidelines of Central Board of Secondary Education. The topic of today's in-house training is teaching strategies in science. टीचिंग स्ट्रेटजीज साइंस पढ़ाने के दौरान क्या रणनीतियाँ जो है अपनाना चाहिए, हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, उसमें क्या नए वेरिएशन लाना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला साइंस क्या होता है, बड़ी साइंस। तो साइंस को हम लोग डिफरेंट कलर से जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम समझते हैं, कोई ये कह सकता है किसी विशेष चीज के बारे में विशेष अध्ययन करना ही साइंस है। दूसरा, साइंस की इंक्वायरी, विज्ञान की पूछताछ है। तो हम लोग विभिन्न तरह से साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। और व्हाट इज द एम ऑफ द दिस प्रोग्राम, रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ साइंस एंड एक्चुअली साइंस से हम लोग क्या क्या चीज सीखते हैं। साइंस इज लिमिटेड बाय एवरी, सपोज दैट द माइंड इज लिमिटेड बाय द साइंस। This line is also limited by science. Everything is made up, it is limited by the science. According to Albert Einstein, education is not a learning of facts, but the training of mind is training. Education. What is science actually? Screen में clear है। Science is inquiry or knowledge and application. Science is society. Science is environment. Science is daily life. हम लोग साइंस को डेली लाइफ में हर एक तरह से यूज करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोलॉजी। इसमें भी जैसे कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस है। द कैरेक्टर्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोगों में लाइफ है। तो इसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि वी टेक रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं। वी टेक न्यूट्रिशन, हम लोग भोजन लेते हैं। We are moving from one place to another place, means हम लोग लोकोमोशन करते हैं और इन सर्च ऑफ फूड, भोजन का तलाश के लिए सभी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करते हैं। कॉन्शियसनेस, हम लोग का सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ यूनिसेलुलर का होता है, कुछ मल्टीसेलुलर का होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग का एक्चुअली सेल्स जो है वो जो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कैपिटल एनर्जी को जो है एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम लोग भोजन लेते हैं, हमें तो लगता है कि हम लोग भोजन लेने से हमको एनर्जी मिल जाता है, ऐसा नहीं। फिर द फूड पार्टिकल दैट गोज टू द स्टमक, स्टमक में जाता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? बेसिकली 5 तरह का होता है। कार्बोहाइड्रेट,
विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को मेटाबॉलाइज करके ये हमारे लीवर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और लीवर जो है, लीवर में बेसिकली 3 तरह का सेल्स होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीनों सेल जो है 3 तरह के एंजाइम को फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि लीवर कॉर्टिकल सेल जो है इंसुलिन को फॉर्म करते हैं, और इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करते हैं और फाइनली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और जब ग्लूकोज तैयार हो जाता है तो हमारे सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि फूड एनर्जी करते हैं। सो दिस इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह से हम लोग हर एक चीज जो है साइंस से रिलेटेड है, हमारे लाइफ प्रोसेस एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली जो है क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग जो है टीचिंग टाइम का क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे और क्या हम लोग को बेनिफिट होगा। तो पहला जो है एंगेज इन लर्निंग साइंस एंड कॉम्पोजिट डिसिप्लिन, मतलब हम लोग को साइंस बच्चे पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ, वो साइंस को बड़े समझे कंसंट्रेशन के साथ। दूसरा, वर्क विद हैंड एंड टूल्स एंड डिजाइन मोर एडवांस टेक्नोलॉजिकल मॉड्यूल्स देन द अपर प्राइमरी, मतलब अगर सी मॉडल्स स्पेसिमेंस को दिखा के हम लोग उसको समझा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ताकि वो इजीली उसको समझ सकें। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन, हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझा सकते हैं। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकली सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग साइंस टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ करिकुलम, जो कि आज हमारे पाठ्यक्रम में भी समाहित किया गया है। प्रोजेक्ट 1, ताकि इसके द्वारा हम इजीली कोई भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बच्चे इजीली इसको समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग क्लासरूम में क्या करते हैं, क्लासरूम में हम लोग को साइंस पढ़ाने के दौरान क्या करना चाहिए, ना टू बी क्वाइट, लिसन एंड कॉपी डाउन नोट्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। जैसे कि हम लोग कोई चीज को ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन करते हैं तो उसको बच्चे जो है शांति से सुने एवं उसको लिखे। नेक्स्ट, टू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, टॉपिक को पढ़ने के दौरान जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट, टू डू द ग्रुप प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हम लोग जो प्रैक्टिकल्स कराते हैं तो उसमें ग्रुप में जो है डिस्कशन होना चाहिए। एंड वन डे वी विल द डाउट पेपर, जो है वीकली हम लोग का डाउट क्लियर इसका हम लोग देते हैं और इसमें देना चाहिए, ताकि बच्चे का हर टॉपिक क्लियर हो। बच्चे कैसे साइंस पढ़ेंगे, तो जैसे कि बच्चे पढ़ने के दौरान लर्निंग इज एक्टिव, सक्रिय भाव से पढ़ें। नेक्स्ट, टीचिंग इज द स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेशन के साथ जो है बच्चे पढ़ाई करें। नेक्स्ट, लर्निंग इज द इंटरप्रीट एंड एलाबोरेट, मतलब जो है लर्नर इंटरप्रीट एंड इलाबोरेट, मतलब ग्रुप के साथ डिस्कशन के साथ बच्चे इसको शेयर करके हर एक टॉपिक को डिस्कशन के साथ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, लर्नर इज रिकॉग्नाइज्ड हैविंग प्रायर नॉलेज, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले पूर्व का नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि हमको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको सेल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हाउ सेल इज मेड अप, बेसिकली जो है सेल 3 कंपोनेंट से बनता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवर ऑफ द सेल। उसके बाद जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि हमारे बॉडी का ब्रेन होता है, हमारे बॉडी का फुल एक्टिविटी को हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियस जो है सेल का हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। और थर्ड इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल्यूलर, इसमें 2 तरह का ग्रुप टैक्सोनॉमी के ऊपर हम लोग बहुत सारे चर्चाएं भी करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी इसका 3 डोमेन्स इसमें आता है, एक होता है इफेक्टिव डोमेन, एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है साइकोमोटर। तो इफेक्टिव डोमेन्स क्या है एक्चुअली, और इफेक्टिव के साथ एक एग्जांपल के साथ हम लोग ये तीनों चीज को अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग जो है इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर्स को यूज करेंगे। तो एक हम लोग अभी पढ़ेंगे, टॉपिक्स को लेते हैं। तो टॉपिक्स का नाम जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर,
सेपेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दिस इज द मेल पार्ट। Actually, male part consists of two parts, that is called anther and filament. ये anther and filament consist of stamen. Stamen is also called male part. And the another name of stamen that is known as androecium. And this is the female part. The name is stigma, style, and ovary. These three components made up of female sex organ. This is known as pistil. The other name of pistil is known as carpel or gynoecium. अब देखेंगे तो हम लोग जो है जैसे कॉग्निटिव दिमाग से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब डायग्रामेटिक हम लोग कोई टॉपिक्स को इजीली जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, फोर पार्ट का फोर कंपोनेंट, पार्ट का फोर कंपोनेंट। नंबर 1 कोरोला, नंबर 2 स्टेमेन, नंबर 3 calyx, and number 4 petals. The flower that contains 4 holes. And next topic में हम लोग जाएंगे, इसको जैसे देखेंगे, बेसिकली इसको हम तोड़ देंगे, या सेकेंडरी लेवल में अगर देखा जाए तो this process is known as emasculation, the removal of anther from the flower. Anther contains female gametes, male gametes. Anther contains male gametes. This is known as pollen grain. Pollen grain. दो कंपोनेंट्स के द्वारा होता है, वो है बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक क्या होता है, जिसमें इंसेक्ट के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है। हम लोग पहले थोड़ा चर्चा कर रहे थे पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन। एक्चुअली द anther contain pollen grain and this pollen grain is transferred from anther to stigma. ये पॉलिनेशन जो है pollen grain ट्रांसफर होके स्टिग्मा में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दिस इज नॉलेज pollination, the transfer of pollen grain from anther to stigma। और ये दो तरह से होता है, थ्रू बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट्स के द्वारा कैसे जाता है, बाय विंड, हवा के द्वारा, मूविंग एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ये जो है pollen grain ट्रांसमिट हो जाता है स्टिग्मा में। तो डू यू अंडरस्टैंड, इस तरह से जो है हम लोग डायग्रामेटिक व्यू से बच्चे को इजीली जो है समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए इसके अलावा मेरे पास और जो जैसे कि ये तो कॉग्निटिव आगे इसमें आ गया, कॉग्निटिव जिससे हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। तो इट कंटेन दिस इज द कलरफुल पार्ट, दिस इज नोन एज कोरोला। इसको हम लोग कोरोला कहते हैं। एंड what are the function of corolla? Corolla attract the pollinator. What is pollinator? Which help in pollination. जो pollination में मदद करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग pollinators कहते हैं। तो ये pollinator ये जो है pollinator को आकर्षित करता है, attract करता है। Next, the lower part, this is called the calyx or sepals. इसको हम लोग calyx और sepals कहते हैं। What are the function of calyx or sepals? इसका काम क्या है? इसका काम जो है इन द बर्ड कंडीशन, जब ये कहीं का समय रहता है तो इट प्रोटेक्ट नेचर, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स।
इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. Okay, and this is the two main part, corolla and calyx. Next is that they contain stamen. This is the main part, and they contain actually stamen contain pollen grain. इसमें pollen grain होता है जो कि ट्रांसफर होकर स्टिग्मा में चले जाते हैं. This process is known as pollination. After pollination, goes down into the ovary. Ovary में जाके fuse करते हैं and they develop the fruit. Actually, what is fruit? The development, the solid part of ovary. Ovary जब solid हो जाता है तो उसको हम लोग fruit कहते हैं. And what is seed? Seed actually the development of ovule. Actually, we know ovule is a female gamete. Female gamete ही convert हो जाता है seed में. ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि ये पॉलिनेशन एक्चुअली कैसे होता है. पॉलिनेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का प्रकार क्या होता है? तो बेसिकली पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप. पॉलिनेशन दो तरह का होता है. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे. जैसे ऑल ऑफ यू नो दैट द फ्लावर, दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. What is the meaning of bisexual flower? Means they contain both sex organ. Male and female, both sex organ are present in the same flower. That's why they are called the bisexual flower. And it is also called monoecious plant. And what is sepals and petals? Question आवर का टाइम दिया जाता है. तो जैसे कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? तो सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो और के साथ हम इसको डिफाइन इजीली कर सकते हैं. जैसे दे कंटेन pollen in the anther and the transfer of pollen grains from anther to stigma in the same flower. जब एक ही फ्लावर में एंथर से pollen grain जो है ट्रांसफर होता है स्टिग्मा की ओर, तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, और सेल्फ पॉलिनेशन को भी हम लोग दो तरह से बांटते हैं. ऑटोगेमी. ऑटोगेमी किसे कहेंगे? एक्चुअली ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन इज द सेम. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर. अगर एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा की ओर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज जिम्नोगेमी? एक्चुअली जिम्नोगेमी क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक ही प्लांट में बहुत सारा फ्लावर्स होता है. जैसे कि एक प्लांट का फ्लावर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. अगर एक प्लांट का फ्लावर उसका एंथर पर उसमें पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होकर एक ही प्लांट के दूसरा फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिम्नोगेमी. दिस इज नोन एज जिम्नोगेमी. नेक्स्ट, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करेंगे. नाउ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम लोग अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़े, लेकिन कुछ फ्लावर में क्या होता है, दे आर कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर और स्टिमिनेट फ्लावर. व्हाट इज पिस्टिलेट फ्लावर? द फ्लावर दैट contain only the pistil part, means female part only. They have no male part. कुछ फ्लावर में ऐसा होता है किसी फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होता है. जैसे डेट्स में, पपाया में सिंगल, इसलिए उसको हम डायोसियस प्लांट कहते हैं, मींस यूनिसेक्सुअल प्लांट. दे कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल. इसलिए सीबीएसई का क्वेश्चन ही रहता है कि व्हाई पपाया प्लांट इज कॉल्ड डायोसियस. पपाया प्लांट को डायोसियस क्यों कहा जाता है?
So because they contain only one sex organ, either male sex organ or female sex organ. So what is distillate flower? Distillate means they contain only still part, female part जिसमें दे होता है उसको हम distillate flower कहते हैं. And stimulated flower, what is stimulated flower? Only the contain stamen part. Means male part are present in the flower, so they are called the stimulated flower. In that condition, how pollination takes place? अगर स्टिमुलेट है या डिस्टिलेट फ्लावर है तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इस समय क्या होता है कि जैसे कि हम लोग इसमें गार्डन में बहुत सारा डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स होते हैं, तो अगर उनमें से कुछ ऐसा फ्लावर है, ऐसा प्लांट जो कि डिस्टिलेट है या स्टिमुलेट है, तो वो दूसरे जैसे डिस्टिलेट है वो दूसरे स्टिमुलेट से वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं. तो जैसे कि हमारे पास और एक जैसे कि दिस इज द रोज प्लांट एंड दिस इज द हिबिस्कस. तो जैसे कि इसमें मान लीजिए सपोज दैट दिस इज द स्टिलेट फ्लावर, ये स्टिलेट फ्लावर है, इट कंटेन ओनली द फीमेल पार्ट एंड इट कंटेन बोथ. ओके, तो ये क्या करेगा, अपना स्टिमुलेट को ये ट्रांसफर कर देगा. तो ये क्या हिबिस्कस है, ये रोज है, तो ये सेम के नहीं है. दिस इज नॉन एज द क्रॉस पॉलिनेशन. The transfer of pollen from another district of genetically different plant. That everyone understood? Next, तो एक्चुअली जो है इसके अलावा हम लोग और जो है विभिन्न तरह का मॉडल से भी बच्चों को इजीली वो समझा सकते हैं. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं it contains, this is the color part, this is known as corolla, and the lower part, this is called the calyx, and it contains, this is the male part, androecium, and this is the female part. Through this way we are understand the parts of the very easily. बच्चों को हम लोग ये समझा सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब है ग्रुप स्टडी में यही कहता है कि हम लोग बच्चे को कैसे इजीली समझाएं, अब बच्चे कैसे क्रिएटिव हो. एक टॉपिक जो है इजी वे में कैसे हम समझाएं, यही चीज हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है. उसको समझ सकते हैं. by 1
or even to take shelter. In doing so, they bring about pollination. Majority of insect-pollinated flowers are large, brightly colored, fragrant, and rich in nectar. Insects are attracted to flowers by their color and fragrance. The odor produced can be pleasant or foul, जैसे कि 3D एनिमेशन के द्वारा like maiden and 3D एनिमेशन के द्वारा जैसे कि हम लोग समझे ना ये पॉलिनेशन कैसे पैरेंट्स कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कैसे ऑटो पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है एवं वेरियस एजेंसीज के द्वारा कैसे होता है। तो जैसे कि हम लोग बताया कि एक्चुअली दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ता है इसमें, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि इंसेक्ट आता है, बैट्स आता है और स्मॉल बर्ड्स आता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इंसेक्ट कैसे जो है ये पॉलिनेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि मेल पार्ट के ऊपर ये बैठा हुआ है, एंथर कंटेन पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ग्रेन जो गोल स्पाइरल से दिखा करता है। एक्चुअली ये मेल मैग्नेट इसका पेड़ में चिपक के वो ट्रांसमिशन हो जाता है फीमेल मैग्नेट की ओर। ठीक है, तो एक्चुअली ये लोग क्या है नेचुरली जो है ये लोग नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होता है मेल और फीमेल मैग्नेट, बट ये किसी के द्वारा मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3D एनिमेशन के द्वारा अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को विशेष रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगा जो कि हम लोगों के पास कुछ है भी। नेक्स्ट जो है तो इसमें हम लोग कैसे कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर्स का यूज किए। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन्स में हम लोग डेफिनेशन, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन्स में हम लोग क्या फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिनेशन, ये हम लोग चर्चा किए। और साइकोमोटर्स में हम लोग बहुत सारे जैसे कि मॉडल्स, 3D एनिमेशन, उसके बाद जैसे कि जो जैसे कि फ्लावर को हम लोग कलेक्ट किए, डिफरेंट साइज के फ्लावर को कलेक्ट किए। ठीक है, इस तरह से हम लोग बच्चों को इजीली जो है कोई भी टॉपिक्स को समझा सकते हैं। ठीक है, हम लोग को क्रिएटिव होना होगा और बच्चे को मतलब क्लासरूम में नए नए तरीके से हम लोग इजीली कैसे समझा सकें, इस पे एक्चुअली ग्रुप एक्शन काम करते हैं। सो हम बुलाना चाहेंगे जो सर बात करेंगे ग्रुप टैक्सोनॉमी के ऊपर कुछ बात रखेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सुनील सर, प्लीज। Thank you, sir. First of all, I would like to say thanks to our principal man as well as my all teachers. Just Mandal sir started this topic, strategy of teaching in science. So, according to Benjamin Bloom's he was given the theory in Bloom's taxonomy. Just like there are three types of Bloom's taxonomy. First is cognitive domain, second is affective domain, and third is psychomotor. In simple words, affective domain, cognitive domain is related to our brain, and the second is affective domain is related to our heart, and the psychomotor domain is related to our all-round development. Just like what is the procedure of teaching, what is the process of teaching, and how is the teacher how to teach student. In respect of the teaching learning strategy, there are many types of teaching learning strategy. According to subject, just like social science, language, and then there are many subjects. Those who are teaching and school students, just like secondary or senior secondary students. In CBSE, Central Board of Secondary Education and Ministry of Human Resources and Development, they are categorized in two parts of teaching. That is, first one is pedagogy. Pedagogy, that means art of teaching.
simple word, art of teaching. Pedagogy, that means who are those teachers who are teaching in primary and upper primary. That is based on pedagogy test. And after taking that means senior secondary students, those teachers who are teaching in senior secondary students, that is what called andragogy test. Andragogy test, suppose that in future CBSE organize the CTET, Central Teacher Eligibility Test, who are organized 130 marks of pedagogy related to primary and senior secondary. In future, CBSE will only organize the senior secondary stage, that is the pattern will be changed, that is from them to andragogy. So here, according to the no doubt, Mandal sir जो भी प्रेजेंट कर रहे थे, उनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें हमको बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि हम तो सोशल साइंस में स्टूडेंट हैं, लेकिन आईएससी सर हमने मैथ और साइंस को उसी तरह से पढ़ा और मेरा बैकग्राउंड मूल रूप से साइंस था, लेकिन काउंसलिंग के अभाव में हमने आज को ले लिया और शायद इसीलिए अभी हमने सीआरटी के थ्रू जो है भारत सरकार के अंतर्गत 13 स्टेट के काउंसलर के रूप में हमारे चुने गए और वर्तमान में तो ये हमारे अपने लाइफ में भी काउंसलिंग का अभाव था, जिसके कारण हमको हमें लगता है कि कुछ जो राह में हमें जाना चाहिए उस राह में हम नहीं जाते। तो निश्चित रूप से आपका और हमारा जो इस स्कूल का जो भी जेएलएस था वो पार्टिसिपेशन रहा है और निश्चित रूप से हमको बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोगों का सहयोग। इसमें जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम 1956 में एक थ्योरी दिया था। थ्योरी में इन्होंने साफ कहा था कि दुनिया का कोई भी वर्ग, न सिर्फ टीचिंग, दुनिया का कोई भी वर्ग अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक रूप से जो द्वारा ये जो थ्योरी दिया गया था उसी थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड टीचर्स हाउ टू इम्प्लीमेंट टीचिंग जस्ट लाइक इन क्लासरूम and what is the process of classroom in teacher, how to teach very smoothly, learning without burden, and how to teach, how to organize a very flexible movement that teacher and then the students learn in all thinking. So there are many types of questions और ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है और जनरली इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेंजामिन ब्लूम से 1956 में एक थ्योरी दिया जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम पर जाता है, जैसा कि मंडल सर ने बोला। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जस्ट एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। सिंपल एग्जांपल का मतलब दुनिया का कोई भी वर्ग, अगर एक बच्चा कोई भी शुरुआत करता है तो शुरुआत होने में सबसे पहला इफेक्टिव जो होता है वो हमारे ब्रेन से ही होता है। ये बाद में काम करता है, हर बाद में काम करता है और उस कार्य को हम अंजाम तक देते हैं, इसी कार्य को हम करने लगे, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर। तो सबसे पहले क्या होता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का सीधा है कि हमारे दिमाग में आए इन इंडिया अप्रोक्स 16,000 इंडियन मोर देन उससे भी ज्यादा लोग हैं जो हमारा सफरिंग हो लर्निंग डिसेबिलिटी एलेक्सिया इनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं हो, डिसलेक्सिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्रेफिया। तो बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं, उसी चिल्ड्रन को जनरली को सबको क्लासरूम में एक बांधने के लिए इस चीज को थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया और इसी चीज को 2012 के बाद में हमको एक स्पेशल एजुकेशन के रूप में दिया गया, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जस्ट हम एक एग्जांपल देते हैं, एक जनरल एग्जांपल कि हम एक ऑटो से सफर कर रहे हैं धनबाद से, तो हम चले और आज हमको मेरा टारगेट है कि हमको रेलवे में जाना है और हमको वहाँ की चीज करनी है। जब हम आए दरिया के पास देखे कि एक भीड़ लगी हुई है, तो भीड़ लगी हुई है तो सब लोग उधर से गुजर रहे हैं, देखे क्या बात है भाई, हम भी पीछे बैठे हुए, हमने पूछा क्या बात है भाई। जैसे ही हमने नॉक किया दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन, वहाँ हमारा इफेक्टिव हो गया। क्या बात है भाई, जब देखते हैं बोला छोड़िए ना सर, अभी आपको समय नहीं, उतना समय नहीं है कि हम जाके लेंगे। अब यहाँ से ये तुरंत मैसेज भेजता है हमारे हट, ये बोलता है नहीं चलो हमको देखना चाहिए क्या बात है, भीड़ क्यों, ये भी कहता है भीड़ क्यों। फिर हम गए
ना जाकर कोई देखते हैं जाकर एक बच्चा है या कोई बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसको दे रहा है, सारे लोग देख रहे हैं उसको, कोई छूने वाला नहीं। अब यहाँ पर ये और ये दोनों के पीछे वर्क कॉग्निटिव और अफेक्टिव ये कहता है कि नहीं, एक मोरालिटी है कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ये कहता है, फिर ये कहता है कि नहीं इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हम लोग दिक्कत में फंस जाएंगे। अब दोनों के बीच ये कल्चरल फेनोमेना है, हर दुनिया का हर काम में आप जाइएगा तो जनरली ये वर्क होगा, वो टीचिंग हो, लर्निंग हो, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी हो, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन हो, क्लासरूम एक्टिविटी हो या और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो जैसे ये जब ये हावी हो जाएगा नहीं ये चलना है तो ये इसको कैसे करेगा, ऐसे ही उस चीज को उठाते हैं दैट इज साइकोमोटर। तो जनरली अफेक्टिव कॉग्निटिव और कॉग्निटिव कॉग्निटिव इसी दोनों के प्रोसेस में जब हम लोग काम करते हैं और ये होता है इसके बाद कि हम साइकोमोटर कॉग्निटिव होता है, सेम प्रोसेस हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के अंदर होती है। जब हम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के अंदर कोई चीज को पढ़ाते हैं, मान लीजिए 45 मिनट्स हमको माननीय आचार्य महोदय के द्वारा दिया जाता है कि आप 45 मिनट्स को क्लासरूम में कैसे स्मूथली ढंग से पढ़ाइएगा। तो पढ़ाने का जो मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तो फर्स्ट में हम जाएंगे 5 मिनट को हमारा अटेंडेंस में जाएगा, 3 मिनट हमारा जो है उसके वो इंट्रोडक्शन में जाएगा, 5 से 8 मिनट लोड जो रेस्ट हमारा जो टाइमिंग होगा उसको 30 मिनट या 30 या 32 मिनट्स को कैसे हम उसको स्मूथली ढंग से प्रेजेंट करेंगे ताकि इन तीनों थ्योरी को रिस्पेक्ट करने के बाद जो है बच्चों को हम इम्प्रूवमेंट करें। बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड मतलब एक शिक्षक उसको किस वे में उसको ऑर्गेनाइज करना है उसके हिसाब से बोलते चलता है। और जब ये थियोरी बेंजामिन ब्लूम्स का जो मुख्य रूप से थ्योरी है, इस थ्योरी में जैसे कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर 6 इवैल्यूएटिंग प्रोसेस दिए गए हैं। जैसे पहला है नॉलेज, दूसरा है कम्प्रिहेंशन, थर्ड में हमारा एप्लीकेशन, फोर्थ में एनालाइसिस, 5 में सिंथेसिस और 6 में हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन देखिए जैसे ही नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 3 क्लास का या क्लास 2 क्लास का बच्चे से पूछते हैं कि बाबू का जो नेम थोड़ा सा राहुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताओ कि वो जो सामने पेड़ दिख रहा है उस पेड़ की हाइट कितनी है? बच्चा थोड़ा सा शक करेगा क्योंकि उसको अभी तक ये हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा नहीं है। क्लास 2 के बच्चे का मैक्सिमम जो लेवल होता है जिसको कॉग्निटिव लेवल हम लोग करते हैं, तो अभी इफेक्टिव लेवल बच्चे में वो ऊपर पाएगा तो काम करता है, लेकिन इफेक्टिव तब काम करेगा जब हमारा कॉग्निटिव इसको मैसेज करेगा। अगर कॉग्निटिव इफेक्टिव को मैसेज करेगा तब बच्चा उसको पार्टी डिवीजन पर या सिलेक्ट पर या किसी चीज को लिखा गया हुआ बेसिक साइकोमोटर में। और इन्हीं तीनों के प्रोसेस में जब हमारा होता है तो ये होता है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो जैसे ही बच्चा से क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे को तो पता नहीं है कि 12 फीट है कि 14 फीट है, तो उसको ये पता नहीं होता। तो वहां पर शिक्षक क्या करते हैं, अच्छा बताओ ये गेट की हाइट बोलेगा सर आई डोंट, बोलेगा देखो हम खड़े हो गए, ये इसकी हाइट 7 फीट है, 7 फीट, इसके हिसाब से हम कितने हैं 5 फीट। अच्छा तुम खड़ा हो यहाँ का, अभी ये कितना हुआ सर, ये तो 2.5 फीट होगा लगभग। हाँ वेरी गुड, आप बताओ उस पेड़ की हाइट कितनी है सर, ये तो आपसे 3 गुना है, 7 या 21 फीट तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट में डालते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले विश्व में इन वर्ल्ड लेवल में डॉक्टर एलन एंडरसन ने 14 स्किल्स, जैसा कि मंडल सर ने चर्चा भी किया कि माइक्रो टीचिंग को कैसे करो। माइक्रो टीचिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग नॉट ए टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने स्किल को, टीचिंग स्किल को, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी को, जो स्ट्रेटेजी की हमने बात किया है, साइंस टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग, सोशल साइंस टीचिंग, हर टीचिंग का, हर सब्जेक्ट का टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी चेंज होता है। अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन, सपोज दैट मान लीजिए हम एजुकेशन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा रहे हैं और उसमें हम अगर उसी चीज को अगर हम सोशल साइंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि अगर हम उसमें मान लीजिए मैपिंग मेथड, स्टेपिंग मेथड या लैबोरेटरी मेथड अगर हम ज्ञान अक्सर पढ़ाएंगे तो बच्चा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ टीचिंग पर और टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी पर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी
Nandan sir may use a PowerPoint presentation. That is a part of teaching and that is a part of the executive teaching, no doubt. तो इस प्रोसेस में जैसे उन्होंने क्या किया कि टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाएगी। एक तरफ दिख भी आ रहा है, उसमें हमको नोट करने का भी समय मिल रहा है, एक तरफ प्रोसीडिंग उनका लेक्चर भी सुन रहे हैं। इससे क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग को स्ट्रेटेजी जो है बच्चों को समझने में या हमको भी समझने में बहुत ही आसान होती है। तो हम जैसे बात करते हैं टीचिंग जो स्किल्स होता है, जैसे स्किल अगर हम डॉक्टर डी.के. पासी जो भारत में शिक्षा के टीचिंग लर्निंग के जनक माने जाते हैं और कड़ी को डॉक्टर डी.के. पासी जैसे हर जगह में हाउ टू यूज द ब्लैक बोर्ड, व्हाट इज द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। सपोज दैट हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग ही पढ़ा, मान लीजिए बायो ही पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी सर ने पढ़ाया फ्लावर के बारे में, ये हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं और इंग्लिश का टर्म अच्छा से हम जस्ट लाइक जैसे मान के चलिए कि ग्रेजुएशन में आके फिर हमने अपने इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। तो जैसे जैसे इसको ये पढ़ेंगे, जैसे मुंगेसर का कैसे होता है, जिसको जो स्किल थ्योरी है 6CO2 + 12 H2O 6CO2, उसी के आधार पर जनरली इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो इसी एक पार्टिकुलर टॉपिक को जब हम बच्चों के समझ रखते हैं तो बच्चे में ये क्यूरियसनेस करती है कि ये जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर का तीनों का डोमेन क्या क्लासरूम में इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता। जैसे फर्स्ट क्लास में किसी से पूछते हैं कि एक क्वेश्चन हम पूछे बच्चे से, फर्स्ट ईयर में और क्लासरूम में पढ़ाने लगे, बच्चे से पूछे बताओ कि भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो जो बच्चे को हमने फर्स्ट में इंडिया का हमें नहीं जाना दिया, अभी अमेरिका में हम चले जाएंगे तो शायद उसको अंडरस्टैंड मौजूद नहीं होगा। इसलिए बेंजामिन ब्रूक्स टैक्सोनॉमी के आधार पर ही बाद में ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन ले जाएंगे और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट भारत में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं वो ब्लूप्रिंट के आधार पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट में हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाया कि एक क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। और चोरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CBSE पूछे, ICSE पूछे या कोई बोर्ड पूछे, जैसे कि जो पैटर्न होता है वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट होता है। उसमें पहला स्टेज जो होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है और थर्ड स्टेप जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। जनरली इस चीज को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो बेंजामिन ब्रूक्स ने जो एक रूपरेखा खींची है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के लिए, उसी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के इम्पैक्ट में हम लोग करते हैं और उसी टीचिंग लर्निंग के स्ट्रेटेजी के अंतर्गत में हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग का यूज करते हैं। जैसे हमको अगर सोशल साइंस में पढ़ाना है नूरजहां, जिसको इन फेमस में एक सीरियल भी आता था जिसमें हम लोग बोलते थे द लाइट ऑफ यूनिवर्स, विश्व की ज्योति नूरजहां। फॉर एग्जांपल अगर हम नूरजहां पढ़ाते हैं तो नूरजहां का जो है ऑलरेडी सीरियल जो टेलीकास्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग उस चीज को देख चुके हैं। उस चीज को अगर हम लोग कहते हैं कि सोशल साइंस सबसे नीरस सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर पढ़ाने का तरीका अगर स्मूथली हो तो सोशल साइंस से बेटर सब्जेक्ट हो, लेकिन डिपेंड करता है कि हम पढ़ाए कैसे। तो पढ़ाने के इन द सेंस है कि सबसे पहले हम ये चुनते हैं कि हमारा पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या हो। जो चैप्टर्स को हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर्स को अगर हम कल पढ़ाएंगे, टीचिंग इज ए वेरी टफ प्रोफेशन। बिना पढ़े चाहे एक शिक्षक कितनो विद्वान हो, लेकिन अगर क्लासरूम में इन करने से पहले खुद को आधा घंटा अगर हाफ मिनट उस टॉपिक को नहीं पढ़ता है तो ये निश्चित है कि उस चीज को वो इफेक्टिव ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए ये टीचिंग जो है ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, सिर्फ पढ़ने का और पढ़ाने का। क्योंकि बिना पढ़े पढ़ाना बहुत ही टफ है। और कंटेंट और ये स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं, बेंजामिन ब्रूक्स की टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं या मेथड ऑफ टीचिंग करते हैं, एवरीथिंग फेल है जब आपका कंटेंट। हम हर चीज जान रहे हैं, ग्रेविटेशन के बारे में हमको पता नहीं, कैसे एग्जाम्पल देंगे उसकी पता नहीं, मेथड ऑफ टीचिंग में हम एकदम कमांड है, स्किल में हमको एकदम कमांड है, हर चीज कमांड है। लेकिन जब हम क्लासरूम में जाएंगे हमको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ही पता नहीं है, कोई मेथड ऑफ टीचिंग का कोई स्किल्स काम नहीं करेगा। तो जनरल जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है, जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है वो डिपेंड अपॉन द कंटेंट, जो हमारा डिसिप्लिन है उस कंटेंट पर निर्भर करता है कि उस कंटेंट को हम स्टूडेंट से कैसे सीखते हैं। तो 45 मिनट्स का जो ये सफर है
क्लासरूम में हम उठा के देते हैं, उस 45 मिनट में जो हम बच्चों को देते हैं, उस बच्चे के पीछे उनका पूरा जीवन रहता है। मैट्रिक से इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद पीरियड, उससे उनका एक्सपीरियंस, तो उनका जो लगभग 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है, उनके जो 30 से 35 साल का मेजर है, उसको मेजरमेंट करने के लिए दिया जाता है कि आप उसको उतना एक्सपीरियंस को आप 45 मिनट में कैसे इम्प्लीमेंट करें। दैट इज वन स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी एक शिक्षक का फिक्स करता है, जब उसका निर्णय होता है कि हमारा कंटेंट क्या है, हमको पढ़ाना कैसे है। कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी में कि हम पढ़ाते कैसे, नहीं, हम पढ़ाते क्यों। बच्चे से हम ये पूछते हैं कि ये क्यों, कैसे, तो देर हर बच्चे पूछते हैं ये कैसे, ये क्यों हुआ। क्यों होने का मतलब है तब बच्चा उसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके बोला कि नहीं सर इसका कारण ये था, इसका कारण ये था, इसलिए ये हुआ। कैसे का कोई एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई इसको हम जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बेंजामिन ब्लूम के 1956 के बाद 2001 में जो है इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया गया, इसको फिर से थोड़ा सा सुधारा गया। सुधारा ये गया कि जनरली बेंजामिन ब्लूम के अंतर्गत में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया, ये क्या है, जस्ट लाइक इट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। बेंजामिन ब्लूम ने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, वन इज जनरल ऑब्जेक्टिव and second is specific objective. General objective is related to our subject and the specific objective is related to our subject topic जो you are teach. For example, हम एक सर में हमको एक सीआरटी में टीचर थे, उन्होंने पूछा कि अभी तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, व्हाट इज योर प्रोफेशन, टीचर आपका डेफिनेशन क्या है, तो सर साइंस टीचर, साइंस में यस इट इज योर डेफिनेशन। साइंस में क्या, बायो टीचर मंडल जी होंगे, फिजिक्स टीचर अक्सर सर होंगे, सोशल साइंस टीचर मैनेजर सर होंगे, लेकिन जो डेफिनेशन नॉट टीचर। आप जो पढ़ा रहे हैं, जो आपकी भूमिका है, आप जिस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज योर डेफिनेशन, वो आपकी पहचान है। तो हम लोग जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अब ये किसी बच्चे से पूछे, सर से ही पूछे या किसी बच्चे से पूछे, माता पिता का नाम नहीं देखिए सेकंड स्टेप गुड नेम, यस ये वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट। स्टूडेंट क्या होगा, थोड़ा ग्लैड महसूस होगा, उसको क्या होगा, ये अंदर से एबिलिटी महसूस होगी, ओ सर व्हाट इज योर नाम, राहुल, जान रहे हैं राहुल नाम है, आई नो, मैं पहले से जान रहे हैं। हर स्ट्रेटेजी चाहे वो सोशल साइंस के टीचर हो, लैंग्वेज के टीचर हो या साइंस के टीचर हो, उनसे तय करते हैं कि कैसे हमको इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव कैसे बनाएं। एनसीएफ 2005 आता है, एनसीएफ 2005 जो है डॉक्यूमेंट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीएफ 2005 का लर्निंग डेवलपमेंट होनी चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, आगे सराउंडिंग जो वातावरण उसको जोड़ के होनी चाहिए, लर्निंग जो होनी चाहिए वो स्मूथली होनी चाहिए। तो इस चीज पर भी हमने बोला स्ट्रेटेजी कोई भी हो, किसी भी लर्निंग चीज का हो या किसी भी लर्निंग एक्टिविटी का हो, जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक टीचर ट्रेंड इन टीचर एजुकेशन, टीचर इज नॉट ए टीचर, टीचर इज आल्सो ए फैसिलिटेटर। हम एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, ये ट्रेंड चला गया, ये पूरे भारत का चौथा ट्रेंड है, जिसमें हम टीचर 3 पार्ट में होता है। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो 3 पार्ट में होता है, होता है प्री इंटर्नशिप, देन होता है इंटर्नशिप, देन होता है पोस्ट इंटर्नशिप। प्री इंटर्नशिप में हम लोग क्या है, एक वहाँ हम लोग भेजा जाता है, देखते हैं, टाइम टेबल देखते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, बैठते हैं, प्रिंसिपल मैडम से पूछते हैं या सर से पूछते हैं कि मैम कैसे आप स्कूल चलाती हैं, कौन सा स्ट्रेटेजी है आपका, किस हिसाब से चलाती है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है, कैसे टाइम टेबल तैयार करते हैं, ये चीज़ हम लोग प्री इंटर्नशिप में सीखते हैं। Thank you so much, sir. As today's session of teaching strategies in science, our both master trainer, Mr. S.K. Mandal sir and Mr. Sri Kumar sir have presented their presentation. This is awesome training, and we have gained a lot of information through this in our training. Now, a 5-minute session of question hour will be gone through. After that, lot of thanks by our honorable principal. So I would like to call upon both the master trainers, Mr. Sri Kumar sir and Mr. S.K. Mandal sir, for question hour. Please.
Please give a big round of applause for both the participants. Please. If you are having any queries, a 5-minute session for that you are getting, you can ask questions. Thank you, Anderson. Okay, this is kind of question related to pollination. You can ask. The one question, what is sepals and petals? Sir, you know, several is also called calyx. Okay, this is the main part of the flower, and its main function is the bird. Main function is it helps in the photosynthesis, and it also protect in the bud range. जब ये कली का उसका रहता है फ्लावर तो इसको प्रोटेक्ट करता है. Okay, and next is the corolla. Corolla is also called petals. It attracts the pollination for pollination. Is it clear now? Next question. And all the past memories of pollinations and other things, you just remind again. So thanks very Thank you, much to thank all. you, You ma'am. clearly, very Yes, clearly. मैंने कोशिश किया है. एक्चुअली सिर्फ ये हमारी टीम वर्क है, ठीक है. हम सभी को और अच्छे से करना है, ठीक है. और हमारे स्कूल धनबाद में टॉप पोजीशन पर आए. आशीर्वाद अभी आज हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं. थैंक यू आवर प्रिंसिपल मैम एंड आवर ऑल टीचर्स. यस सर, किसी भी पौधे को कितने प्रकार के तत्वों की जरूरत पड़ती है डेवलप होने में, और वो हाइड्रोजन के माध्यम से क्या क्या तत्व प्राप्त होते हैं, और एयर के माध्यम से क्या क्या तत्व प्राप्त होते हैं, या इंसेक्ट्स के माध्यम से क्या क्या तत्व प्राप्त होते हैं? Yes, sir. Actually, for the development of plant, they have used various type of nutrient. They are called macronutrient and micronutrient. कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ता है जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में रखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मैंगनीज, ठीक है. और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे कि हम कैल्शियम, आयरन, ठीक है. तो इस सभी न्यूट्रिएंट के द्वारा क्या होता है, प्रॉपर्ली जो है प्लांट ग्रोथ होता है, ठीक है. प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है. और जैसे कि एयर से हम लोग नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, फिर मेंटेन साइकिल होता है. थैंक यू सर. So, sir, our question session has been answered by our master trainer. Now, I would like to request our honorable principal ma'am, Mrs. Suna Goel, to please come on the dais and give vote of thanks on this in-house training session. Please welcome her with great round of applause. Good afternoon, all of you. Today is the first day of our in-house training, and our teachers have participated in this training with their enthusiasm. And first of all, for this training, I want to congratulate our master trainer, S.K. Mandal sir, with a clap, with a clapping. Beautifully, he has described the system of growing plants and about the flower and different metaphors. He has explained the topic through Bloom's taxonomy. What is that? Today's topic is that the strategy of teaching science, and he has applied all the strategies which will help the students to understand the topics in a better way. In this way, our Sunil sir also explained about Bloom's taxonomy in a very wide, in a vast way, with each and every topic, with each and every point, where we understood how. Thank you to all the teachers, our technical team, and have a good day. Thank you.